बच्चों, हम पढ़ेंगे पाठ 5 कविता अट नहीं रही है। इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। बच्चों, पूरे साल में हमारी प्रकृति में प्रमुख रूप से 2 बार परिवर्तन होता है। ये दोनों परिवर्तन हमारी जीवन शैली और हमारे मनोभावों को भी प्रभावित करता है। जब प्रचंड गर्मी में अग्निकुंड की ज्वाला के समान धधकती हमारी धरा को वर्षा की शीतलता मिलने लगती है तो धरती पर चारों तरफ हरियाली छाने लगती है। आसमान में काली काली घटाएं दिखाई देने लगती है। मोर और पपैयों का मधुर कलरव सुनाई देने लगता है और साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है तथा मुरझाए हुए किसानों के चेहरों पर सुकून के भाव दिखाई देने लगते हैं और वे सभी अपने खेती के काम में लग जाते हैं। ये परिवर्तन हमारी वर्षा ऋतु का है और दूसरा परिवर्तन वसंत के आगमन पर होता है। वर्षा ऋतु का परिवर्तन और वसंत का परिवर्तन दोनों में भिन्नता होती है और वो भिन्नता आपको भी जाननी है, क्योंकि इस अध्याय में आपको तुलनात्मक प्रश्न पूछे भी जाएंगे और वो आपको आंसर देने में आसानी होगी। वसंत आम लोगों के जीवन में हर्ष और उल्लास का वातावरण लाती है, क्योंकि इस ऋतु में खेती की फसलें पक जाती है। वातावरण में चारों तरफ फूलों की खुशबू छा जाती है और बगीचों में आम की मंजरियों पर आम के बोर आने लग जाते हैं। कोयल की कुहू कुहू सुनाई देने लगती है। इस समय न तो अधिक सर्दी का कहर होता है और न ही गर्मी होती है और ये जो कोयल की कूक है ये सबका मन भी मोह लेती है। इस कारण इस ऋतु को ऋतुराज के रूप में माना जाता है और ये सुंदर ऋतु का आगमन होता है हमारे फाल्गुन मास में और इस कारण इस ऋतु का थोड़ा और महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि हम चारों तरफ की हरियाली, खुशहाली और खेतों में पकी फसल हमारे आम जन के जीवन में जो आनंद का कारण लाती है वह पूरा आनंद 1 महीने की खुशी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी महीने की मादकता और बढ़ाने आती है हमारी सुंदर होली का त्योहार। और वो होली का त्योहार रंगों से सरोबार होकर हमें भी रंग बिरंगा और मदहोश कर देता है। और इसी सुंदर ऋतु का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है कि अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन की, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि ने इस कविता में बहुत ही सुंदर फागुन ऋतु में आने वाली वसंत का वर्णन किया है और इसमें आप कठिन शब्दों का अर्थ जानिए। अटना यानी संभाना, समा नहीं रही है। आभा यानी चमक और फागुन यानी फागुन महीने की तन यानी उसके शरीर की, और सट यानी समाना, एक कोने में सीमित होना। कहीं सांस लेते हो, सांस लेना यानी खुशबू फैलना। घर घर भर देते हो, घर भर देते हो यानी पूरे चारों तरफ वातावरण में समा जाती है। नभ यानी आसमान और पर यानी चारों तरफ उड़ाना, उड़ना मन रूपी पक्षी होता है, चारों तरफ उड़ने को बेताब हो जाता है जब इतने सुंदर वातावरण को देखता है। और आंख हटाना यानी दृश्य से अपने आप को ओझल करना। हट नहीं रही है यानी इतना सुंदर आंखों के सामने दृश्य होता है तो क्या आंखें हटती है। पत्तों से लदी डाल यानी हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी सुंदर सुंदर छोटे छोटे पत्तों का आगमन हो जाता है। और वो पत्ते कैसे होते हैं, कहीं कहीं पर हरे होते हैं, कहीं कहीं लाल। और लाल का मतलब है जो छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू होते हैं ना उनमें लालिमा होती है। और उर का मतलब होता है दिल।
हृदय कुछ भी बोल सकते हो, मंद यानी धीमी धीमी, गंध यानी खुशबू, पुष्प यानी फूलों की माला, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभाश्री यानी सुंदरता से भरा हुआ, पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति को, जो फागुन ऋतु की सुंदरता है, उसका मानवीकरण करते हुए समझाया है कि जो फागुन ऋतु में आने वाली वसंत ऋतु का आगमन है, इतना सुंदर हुआ है कि उसकी जो सुंदरता है, आभा है, वो कहीं एक जगह नहीं समा रही है और चारों तरफ एक जैसा वातावरण छाया हुआ है और जिससे मेरा मन भी बहुत खुश हो रहा है। इसलिए कवि ने कहा है अट नहीं रही है, यानी जो ये फागुन की सुंदरता है, फागुन महीने को यहाँ पर एक मानवीकरण के रूप में बताते हुए समझाया है और फागुन महीने का वसंत का आगमन, इन दोनों का मानवीकरण हुआ है। यानी फागुन महीने में आने वाली वसंत ऋतु के तन की शोभा है, यानी वातावरण की सुंदरता है, वह एक जगह पर कहीं भी इकट्ठी होकर समा नहीं रही है, चारों तरफ फैल चुकी है, पूरे वातावरण में उसकी सुंदरता फूट रही है। और हाँ, यहाँ पर कवि ने हमारे फागुन को एक मानव के रूप में मानते हुए क्या बोला है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यानी बसंत को क्या बोला है कि तुम सांस लेते हो। सांस का मतलब क्या है, उसमें छाए हुए सुंदर फूल है ना, जो चारों तरफ अपनी खुशबू और सुगंध बिखेर रहे हैं, वो जब एक जगह नहीं है, पूरे वातावरण में इस तरह फैल चुकी है कि हमारा बसंत खुद ही वो सांस ले रहा है और सब जगह वो फैला रहा है। और जमीन पर भी और आसमान में भी उड़ने के लिए वो खुशबू पूरी की पूरी तैयार है। और हमारा जो मन रूपी पक्षी है, वो भी उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए हर समय उसी में खोया रहता है। वहाँ से आंख बिल्कुल भी हटाने को मन नहीं करता है, क्योंकि उसकी सुंदरता चारों तरफ जो बिखरी हुई है। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हारे शरीर की, यानी वातावरण की, प्राकृतिक सुंदरता की जो सुंदरता बिखरी हुई है यौवन के रूप में, वो मैं बिल्कुल भी यहाँ से, इतना सुंदर दृश्य है कि मैं अपनी बिल्कुल आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ और मैं मन चाहता है कि मैं पूरे टाइम इसे टकटकी बांधे निहारता रहूँ। क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी नन्ही नन्ही कलियां भी आ गई है और छोटे छोटे पत्तों के रूप में जो उनका नया वस्त्र अब धारण हुआ है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। और वो पत्तों रूपी जो वस्त्र है, वो कहीं हरे और कहीं हल्की हल्की लालिमा लिए हुए हैं। और आगे कवि ने लिखा है कि उन पेड़ों पर आने वाले हमारे जो सुंदर सुंदर फूल हैं, वो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने अपने गले में सुंदर फूलों की मालाएं धारण कर रखी है और उनसे उठने वाली जो खुशबू है, गंध यानी खुशबू है, वो कैसी है, वो मंद है, यानी धीमी धीमी खुशबू है और वो खुशबू वातावरण में चारों तरफ फैल गई है। और इतना सुंदर वातावरण है कि हर जगह पर वो सुंदरता अपने पूरे यौवन पर छाई हुई है और पूरे जगह पर उसकी शोभा देखने लायक है, कहीं एक जगह तक वो सीमित नहीं है। इसलिए उस सुंदर शोभा का वर्णन चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, वो कहीं एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वातावरण में ही वो सुंदरता छाई हुई है। अब ये आपको कविता दोबारा पढ़नी है, समझना है, कोई डाउट हो तो पूछना है।